दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। दुमका और बेरमो दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, यानी अब तस्वीर साफ हो गई है। तस्वीर साफ इसलिए हो कह रहा हूं क्योंकि दुमका में मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच है, तो बेरमो में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। हो सकता है कुछ और नाम भी वक्त के साथ दोनों सीटों पर सामने आए, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा कुछ तस्वीर बदलने की उम्मीद नहीं है। सबसे पहले इन दोनों सीटों को लेकर के प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होने को लेकर के एक रिपोर्ट देखते हैं। दंगल, लुइस मरांडी वर्सेस बसंत सोरेन। साफ हुई तस्वीर। बेरमो का बादशाह कौन? अनूप सिंह वर्सेस योगेश्वर महतो बाटुल। किस करवट बैठेगा ऊंट? झारखंड में विधानसभा के 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। दुमका से बीजेपी की लुइस मरांडी जेएमएम के बसंत सोरेन के सामने ताल ठोकेंगी, तो वहीं बेरमो से योगेश्वर महतो बाटुल कांग्रेस के अनूप सिंह के सामने होंगे। इन 2 सीटों से फिलहाल तस्वीर साफ हो गई है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को दुमका जाएंगे, जहां बसंत सोरेन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कृषि कानून, बकाया जीएसटी, कोरोना काल में सौतेला व्यवहार, बेरोजगारी, नियोजन नीति, ये वो मुद्दे हैं जो उपचुनाव में भुनाए जाने की कोशिश होगी। इस बीच दावे हर तरफ से हैं जीत के। दोनों सीट जो है गठबंधन की सीट है। सबका अपना अपना जगह, चाहे बेरमो हो वहाँ भी झारखंड का भी संगठन है, चाहे दुमका हो वहाँ कांग्रेसी संगठन है। हम लोग सम्मिलित प्रयास से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारा विधायक भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, हमारे बड़े नेता दिल्ली से भी हो सकता है कि बात हो तो वो भी आए, तो हम लोग दुमका भी जाएंगे, बेरमो भी जाएंगे। हमारा लक्ष्य है गठबंधन की 2 सीट है, ये दोनों सीट को लड़ना है और सम्मिलित प्रयास से, गठबंधन के प्रयास से दोनों सीट को जिताने की काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में मौलिक अंतर है, उसका उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीति और कार्यक्रम और वहाँ का स्थानीय नेतृत्व चुनाव लड़ता है। इसलिए हमारे लिए उम्मीदवार से ज़्यादा अहम है हमारा कार्यकर्ता, और हमारे कार्यकर्ता दोनों स्थानों पर 3 महीने से लगातार जीवंत सक्रिय है और चुनाव के दृष्टिकोण से हमारी पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर पार्टी वहां पर सक्रिय है, जीवंत है, धारदार है, और इस बार महागठबंधन को मजा चखाने के लिए वहां की जनता तैयार है। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ अब सियासी पारा चढ़ता जाएगा। देखना यह है कि बेरमो का बादशाह कौन बनता है और कौन दुमका का दंगल जीतता है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार, दिल्ली से ऋषिकेश की रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 सीटों के लिए उपचुनाव के बीच बीजेपी को कानून व्यवस्था के रूप में सियासी मुद्दा मिल गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी इसे माना तो है कि ये एक मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर इसे लेकर बीजेपी पर ही निशाना साधा है उन्होंने। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। यूपीए गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, तब से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ। यानी ये लगातार यहाँ उग्रवादियों की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई। बाबूलाल मरांडी ने 2 दिन पहले कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समझ आ गया कि बेरमो से लेकर दुमका तक अब बीजेपी के लिए ये सियासी मुद्दा रहने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर आरोप लगे, जिसका जवाब राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया।
और जो जवाब मिला वो जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, हमारी सरकार में एक चीज है, बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो पुलिस मंत्री हैं, या मैं भी, मेरे काफी दोस्त हैं पुलिस में, हमने ये कह रखा है हम लोगों ने कि अगर कांड कहीं दर्ज हो तो दर्ज तुरंत किया जाए, छिपाया नहीं जाए। तो अभी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन गंभीर रूप के प्रकृति के जो ये क्राइम है वो नहीं हो रहे हैं। ये हमारी नज़र है उस पर, अब पुलिस भी तत्पर है। पिछले 5 वर्षों में मैं जानता हूँ, पुलिस अफसर ही मुझे बताते थे कि ऊपर से ही एक तरह से दबाव था कि कांडों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए, उनको दबाया जाए। तो दोनों मंत्र है, मैं पुलिस में रहा हूँ ना, मुझे मालूम है ना। जवाब के साथ साथ वित्त मंत्री ने सवाल किया कि क्या 9 महीने में कहीं मॉब लिंचिंग हुई, क्या कोई सांप्रदायिक तनाव फैला? तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि पिछली सरकार में ये तो बहुत ज्यादा होता था, तो क्यों होता था? ये समय देखिए ना, ये सबसे बड़ा अपराध, सामाजिक अपराध उसको हम लोग मानते हैं कि एक कौम दूसरे कौम से टकराए और सरकार उस पर नियंत्रण नहीं रख पाए। ये सबसे बड़ा क्राइम है, इसको सोशल क्राइम बोलते हैं हम लोग। ये तो इंडिविजुअल क्राइम है, तो जैसे किसी का लूट लिया, किसी को पीट दिया, ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन उसको भी हमको देखना है कि शांति व्यवस्था रखने के लिए ये छोटी छोटी वारदातें भी नहीं हो, इस पर ध्यान देना है। पिछली सरकार में क्या हुआ, 22-23 है ना, एक कौम के लोगों को मार दिया गया। 2 सीटों के उपचुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर रहने वाली है, इतना तय है। लेकिन डॉक्टर रामेश्वर उरांव के आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, ये सुनना दिलचस्प होगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो कुल मिला के तस्वीर अब साफ हो गई है। तस्वीर इसलिए साफ हो गई है क्योंकि बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यानी बेरमो में मुख्य मुकाबला अनूप सिंह कांग्रेस वर्सेस योगेश्वर महतो बाटुल बीजेपी है, तो दुमका में मुख्य मुकाबला बसंत सोरेन जेएमएम वर्सेस लुइस मरांडी बीजेपी है। अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से मनोज पांडे साहब जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आलोक दुबे साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा प्रतुल साहब का। प्रतुल जी, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार हमलावर हो रहे हैं। अभी रामेश्वर उरांव साहब को अभी हम सुन रहे थे, उपचुनाव की बात होगी, लेकिन सबसे पहले उपचुनाव के मुद्दे की बात हम कर ले रहे हैं। रामेश्वर उरांव साहब कह रहे थे कि पिछली सरकार में तो मामले को दबाने की कोशिश होती थी, कम से कम इस सरकार में वो मामले आ तो रहे हैं। आप आंकड़ों पर मत जाइए, मामले आ रहे हैं, मामले सॉल्व भी हो रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत का खामियाजा गलत करने वालों को भुगतना पड़ रहा है। आप लोगों की जब सरकार थी तो गलत हो रहा था और उसको दबा दिया जा रहा था। देखिए, मैं अभी माननीय का लॉजिक सुन रहा था और सच मानिए मैंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा गजब का लॉजिक कभी नहीं सुना है कि वो अपने समय की घटनाओं की संख्या को इसलिए ज्यादा बता रहे हैं क्योंकि अब लोग कंप्लेन कर रहे हैं और हमारे समय कंप्लेन नहीं करते थे। मुझे लगता है इसकी स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति, वो बिल्कुल उलट है। आप देखिए, गुड्डा में एक मूक बधिर के साथ बलात्कार होता है, 4 दिन तक पुलिस उस मामले को दबाने की कोशिश करती है। फिर जब वहां स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे जी आगे आते हैं तब जाकर मामला दर्ज होता है। और अभी माननीय रामेश्वर उरांव जी ने एक बात और कही कि एक भी सिंगल मॉब लिंचिंग का केस इस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ था। देखिए, ये गलत बयानी कर रहे हैं। एक दिन में 5 आदिवासियों की मॉब लिंचिंग हुई थी। बेड़ो में एक वृद्ध दंपति को डाइन और बिसाई बताकर मार दिया गया था और गुमला में उसी दिन 3 लोगों को, 3 आदिवासियों को मॉब ने मौत के घाट उतार दिया था। इस पे हंगामा भी काफी हुआ था। ये मुझे लगता है 1 महीने पहले की बात थी। तो इनका लॉजिक जो है वो किसी तरीके से गले नहीं उतरता। हाँ, ये सरकार को जरूर परेशानी है। देखिए, 213 दिन में ना जब 1033 रेप केसेस होंगे किसी प्रदेश में, यानी औसतन 5 रेप केसेस, और जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। अब आप राजधनवा की घटना देखें जहां एक दलित बेटी ने खुद को आग लगा दिया या उसे आग लगा दिया गया। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और पूरे पुलिसिंग सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर और सुपरविजन पर भी प्रश्न चिन्ह किया और एसआईटी का गठन किया। यानी जो पूरा पुलिसिंग था
वो फेल हो गया था। इसके अलावा जिस तरीके से थानेदार हरीश पाठक ने एक दलित युवती को सरेआम थाने में मारा था और गोड्डा पुलिस ने एक दलित युवक की पिटाई की थी जब वो इलाज कराने के लिए आया हुआ था, और जिस तरीके से आदिवासियों का धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो ये सारे मुद्दे हैं कि साहब इस सरकार का दलित और आदिवासियों के लिए दो अलग चेहरा है। इन्होंने स्थानीय नीति की बात कही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 सदस्यीय मंत्री इसमें होंगे स्थानीय कमेटी में, स्थानीय नीति बनाने वाली कमेटी में। साहब इस बात को आज 1.5 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनी। इस चुनाव के जो मुख्य मुद्दे होंगे भारती जी, वो किस तरीके से सरकार ने ठगने का कार्य किया, वो चाहे युवाओं को रोजगार देने के नाम पर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर। पहले कैबिनेट में इन्होंने किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण की माफी की बात कही थी, अब जाकर 9 महीने के बाद ये कुछ हजार रुपए पे भी आ गए, इसका भी इन्होंने कोई रोड मैप जारी नहीं किया। और जिस तरीके से नक्सलवादियों का तांडव पूरे प्रदेश में दिख रहा है, पूरे प्रदेश में लेवी मारने की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और इसके अतिरिक्त ऑर्गेनाइज क्राइम, अब आप अखबार के दफ्तर पे जब अपराधी नोटिस देकर गोली चलाते हो तो इसके अतिरिक्त क्या बचता है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इस चुनाव में बड़े मुद्दे होंगे। और पिछले, अगर आप दुमका की बात करें तो पिछले 4 चुनाव में 2 बार वहां माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव हार चुके हैं। 2005 में तो वो तीसरे नंबर पे थे जब स्टीफन मरांडी जीते थे और बीजेपी दूसरे नंबर पे थी, और 2 बार बेरमो में बाटुल जी जीते, 2 बार कांग्रेस जीते। तो ये एक जो प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये दोनों गढ़ है, तो कौन सा गढ़ साहब, जहां 2-2 चुनाव ये खुद हारे हो और 2 चुनाव में 1 चुनाव ये जीते हो और 1 में निर्दलीय जीता हो। और बेरमो में तो बिल्कुल पिछली बार भी करीब 13% मतों का अंत था, जो मुझे लगता है पिछले 4 चुनावों का सबसे ज्यादा था। लेकिन आजसू को भी 8% के आसपास वोट आए थे। इस बार आजसू भी हमारे एनडीए फोल्डर में है। तो यकीन मानिए इस वादों से पलटने वाली सरकार को इस विधानसभा, असल में आप जो बोल रहे हैं इसमें कई सवाल मेरे जहन में है प्रतुल जी। देखिए आप जो बोल रहे हैं कई सवाल मेरे जहन में है, लेकिन उन सवालों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं पहले चाहूंगा कि आलोक जी मुस्कुरा रहे थे जब आप बोल रहे थे, तो उस मुस्कुराहट का कारण थोड़ा वो हमें बताएं ताकि हम भी थोड़ा मुस्कुरा लें। देखिए, यकीनन जो विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं वो एक बहुत गंभीर मुद्दे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर तो बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और इनकी बेचैनी तब ज्यादा हुई जब हाथरस की घटना हुई है। हाथरस की घटना के बाद इनकी छटपटाहट देखने को मिली। प्रधानमंत्री जी तो मोर नाचने में व्यस्त थे, मोर नाचो रे मोर नाचो, मोर नाचो रे मोर नाचो, मोर नाचो रे मोर नाचो, तो वो तो मोर नचा रहे थे। एनीवे, ये जो आंकड़े बता रहे थे, झूठ बोलने पर केस हो जाएगा प्रधानमंत्री जी पर, ये बात जानना चाहिए। और झारखंड में पिछले 5 वर्षों में जब इनके शासन काल थी, प्रधानमंत्री इनको मैंने नहीं टोका, ये पूरा ईमानदारी से इन्होंने बोले। आलोक जी, ये जितना बोलना चाहें ये बोल लें अपना, यही बीमारी है इनकी, ये बोलने नहीं देना चाहते। आलोक जी ये कह रहे हैं कि देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आपने सही बोला गलत बोला मैंने नहीं टोका। प्रधानमंत्री के लिए ना अनर्गल आरोप लगाए। आलोक जी ये कह रहे हैं रामेश्वर उरांव के विषय में कहा कि अपने जीवन में ऐसा आपने नहीं सुना का, अब वो चाह रहे हैं कि आप उनको पूरा मौका दे दें। आपके मौके रामेश्वर जी ने गलत बयानी नहीं की, आपने तो कहा तो मैंने कहा हो गई। अच्छा आलोक जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं प्रतुल जी, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब हम लेंगे। एक बार सुन लीजिए। कोई अगर घटना होते हैं, ये सामाजिक भी जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन अगर सरकार उसको प्रोटेक्ट करे तो ये उस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। कुछ आंकड़े में देना चाहूंगा आपके पास। दिल्ली की एक अदालत ने गुड़गांव के बीजेपी विधायक पर 30 वर्षीय महिला को ड्रग देने और बलात्कार करने का आरोप है, गिरफ्तार किए गए। भाजपा के विधायक हैं गुड़गांव से, ठीक है। कर्नाटका के भाजपा के पूर्व मंत्री हप्पा, उनके ऊपर में बलात्कार के आरोप लगे। गुजरात जहां इनकी सरकार है, कच्छ जिला में भाजपा के 4 नेताओं ने 13 वर्षीय लड़की के साथ में बलात्कार किया। इंडिगो की एक फ्लाइट में भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक मकवाना गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में विधायक वहां के गिरफ्तार के कुलदीप सेंगरा को लोगों ने देखा है। उन्नाव घटना, चिन्मयानंद, आ रहा हूँ, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए सुनने का। चिन्मयानंद जी को लोगों ने देखा था, झारखंड में भी आ रहा हूँ, तैयारी करके देखिए पूरा पेज लेकर के आए वो
बात करेंगे चुनाव का। बिहार के चुनाव में इन्होंने आपको सुना है तो आपको सुनना पड़ेगा प्रतुल जी। और प्रतुल जी सुन लीजिए, वो पूरा आंकड़ा लेके है, पूरी तैयारी करके आपको सुनना पड़ेगा। बिहार में मंजू वर्मा को टिकट दे दिया इन्होंने। वो तैयारी अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में करते, जहां उपचुनाव हो रहा था, तो मैं जरूर सुनता। भाजपा के अब ये सब जगह घुमा रहे हैं, चंद्रा स्वामी को भूल जाते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े ये ब्रह्मचारी को भूल जाते हैं, ये अभिषेक मनु सिंह को भूल जाते हैं, ये तंदूरी कांड के अपने हीरो को भूल जाते हैं, ये मनु शर्मा को भूल जाते हैं साहब। तो ये लोग सारे लोग जब सेलेक्टिव डिस्कशन में हिस्सा ले, तो ये उचित नहीं होता। एक बार सुन तो लीजिए, वो एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, कम से कम उसको तो सुनने का धैर्य रखिए, थोड़ा सुन लीजिए। बोलिए आलोक। तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपकी हकीकत हुजूर, मैं आपकी हकीकत जरूर सुनूंगा। मेरा वादा है यहाँ बैठ के कि आपकी हकीकत मैं सुनूंगा। जब तक आप नहीं थकेंगे मैं तब तक सुनूंगा, जनता को तब तक सुनाऊंगा आपकी हकीकत। एक बार इनकी भी हकीकत सुन लीजिए ना। नहीं, शुक्रिया शुक्रिया झारखंड शुक्रिया। वर्ष 2019 में 7,145 रेप के मामले दर्ज हुए। लॉ यूनिवर्सिटी की आदिवासी की एक बच्ची के साथ मुख्यमंत्री आवास के सामने बलात्कार हुआ। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ये सुन नहीं सुनना रहे। हाँ जी, अब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में हर रोज 11 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। अरे सुनिए, एक बार गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं तो आप इनका खंडन कीजिएगा, आराम से इनका खंडन कीजिएगा। और मैं वादा करता हूं इनको बीच में मैं बोलने नहीं दूंगा, इनका ऑडियो डाउन करवा दूंगा, ये बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप सुन लीजिए। अभी 4 वर्षों में केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में महिलाओं के ऊपर शोषण होता रहा। इटली से सरकार चल रही थी, वहां इटली वाला बोला है एससी महिलाओं पर बलात्कार 37% की बढ़ोतरी हुई है 4 वर्षों में। एससी महिलाओं पर यौन हमले 20% बढ़े हैं। एससी समाज पर हमले में 18.8% बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश के मामले में भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह, सुनिए, भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह और कल कहा भाजपा के नेता वहां रंजीत श्रीवास्तव ने, आंकड़े छोड़ देता हूं मैं, हम आंकड़ों को बाद में करेंगे। वहां के विधायक हाथरस की घटना के बाद भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह और कल रंजीत श्रीवास्तव भाजपा के नेता ने कहा कि जो लड़कियां बलात्कार होती हैं और जिनकी हत्या होती है वो गन्ने के खेत में और बाजरे के खेत में ही क्यों पाए जाते हैं? बाजरे के खेत में ही क्यों पाए जाते हैं? कानून व्यवस्था पर बेरमो में भी डिबेट होगा और दुमका में भी डिबेट होगा। ये भाजपाई जिन्होंने बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम पूरी बात आप सुन रहे हैं। बीजेपी को सुन लिया, कांग्रेस को सुन लिया, जेएमएम क्या कहती है? बेरमो और दुमका को लेकर के देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के आंकड़ा पेश किया है। जेएमएम क्या कहती है? प्रतुल जी आपके पास आऊंगा, एक बार मनोज जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास भी आऊंगा। मनोज जी, प्रतुल जी मैं आऊंगा आपके पास। प्रतुल जी मैं आऊंगा, मैंने आपसे वादा किया है, मैं आपके पास आऊंगा। मेरी बात एक बार मनोज जी की बात आप सुन लीजिए। मनोज जी, देखिए, प्रतुल जी की आवाज क्लियर नहीं सुनाई पड़ रही थी, लेकिन आलोक जी ने जो जवाब दिया उससे ये समझ में आ गया कि कानून व्यवस्था की बात जो अभी बैठे हुए हैं प्रवक्ता महोदय वो कर रहे थे। किसी कोई नैतिक अधिकार नहीं है इन लोगों को कानून व्यवस्था पर बात करने की। अभी आलोक जी ने तो पूरी एनसीआरबी के आंकड़े बता दिए, अब उन आंकड़ों से भी ये इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल की बात होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो केंद्र में तो सरकार है इनकी, आंकड़ों में तो ये छेड़छाड़ करते रहते हैं। गलत डाटा प्रस्तुत करना इनका मैंने सगल बन चुका है। उसके बावजूद एनसीआरबी ने रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट को देखें, अपनी अंतरात्मा में झांक कर पूछें पिछले साल का अपराध का ग्राफ क्या था। महिला उत्पीड़न के 16 से ज्यादा मामले झारखंड में हुए थे, आज ये
क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन जी की लोकप्रिय सरकार है, युवाओं की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है। मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूं, आज अगर इनको फिर मौका मिल जाए, गलती से दोबारा कभी जनादेश मिल जाए इनको, तो ये इस बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना देंगे। एक बार तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया, तो ये जन आकांक्षाओं से सरोकार नहीं रखते हैं। यही कारण है कि आज जनता ने इन्हें बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिया, प्रचंड जनादेश दिया, और आज जनादेश लेकर आज हम पूरी तरह से एक सुव्यवस्थित सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने दिखाया कि संक्रमण काल में, कोरोना काल में कैसे शासन किया जाता है, कैसे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से लाने का काम कौन किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 56 इंच का सीना किसका है? आज समझ में आ गया इस राज्य की जनता को। और एक थोथी दलील देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज दुमका में जो आदिवासी भाई बहन जो दूसरे जगह पर पलायन करके दूसरे जगह रोजगार करते थे, उनको सकुशल लाने का काम किया। लॉकडाउन में यही मोदी सरकार, उनकी अदूरदर्शिता भरी जो लॉकडाउन इन्होंने किया, पैदल चलने को मजबूर हुए कई एक लोग, झारखंड के भी कई एक लोग काल के गाल में समा गए, और उस समय कान जुड़ भी नहीं देगा केंद्र सरकार के। तो ये संवेदनहीन सरकार के लोग हैं। बात करते हैं महिला उत्पीड़न की, उस समय इनका संवेदना कहां मर जाता है? जब घटना हुई हाथरस की, जब सेंगर जैसे बलात्कारी आज हम इनके पार्टी में बने हुए रहे, 363 दिन तक इनके पार्टी में बने हुए थे। चिन्मयानंद का चेहरा देख लीजिए, गृह राज्य मंत्री थे, और ऐसे उच्च पदस्थ जो जिम्मेवारी भरे पदों पर रहते हैं, और उनका कृत्य, उनका जो चरित्र है वो सामने आता है, और ये किस मुंह से बात करते हैं? अब कम से कम विपक्ष में रहने का मौका मिला है, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, और बेतरतीब बातें, बिना सिर पैर की बातें अगर आप करेंगे, तो इस बार दुमका और बेरमो की जनता फिर बताएगी आपको। बिल्कुल, जो जनादेश अभी 9 महीने पहले हम लोगों ने हराया है। पास आता हूं प्रतुल जी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इस बार दुगने मतों के अंतर से हराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रतुल जी, अब जो मेरे मन में सवाल है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिंदुवार सबका जवाब देंगे। आलोक जी की बात से जो सामने आया, जो मनोज जी की बात से सामने आया, उन्हीं सवालों को आपके सामने रख रहा हूं। पहली मैं सवाल ले लेता हूं, एक सेकंड खाली बोल देता हूं, फिर छूट भूल जाऊंगा मैं। जी बोले। ये हाथरस की और बलात्कार की घटनाओं पर योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट सुना है आपने? उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय फंडिंग की बात, हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। बताइए, इंसाफ देने के बजाय एक मुख्यमंत्री ये कहे कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आप सोचिए भाजपा की मानसिकता क्या होगी। अब आपको जवाब देना है, लेकिन मैं जो मेरा सवाल है वो भी आप साथ साथ सुन ही लीजिए। आप मेरा सवाल भी सुन ही लीजिए कि आप बात करते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के, दलित बच्ची का आप उदाहरण दे रहे हैं। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि हाथरस में आखिर 9 दिन बाद गैंग रेप पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाने पहुंचती है पुलिस, रातों रात शव जला दिया जाता है। आप किस अधिकार से पूछते हैं कि भाई दलितों पर अत्याचार हो रहा है? पहली चीज, क्योंकि शेख तू मेरी देख, शेख तू मेरी देख, ऐसा तो चलता नहीं है। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि वादे करके सरकार आई और उसने पूरा नहीं किया, लेकिन वादे तो केंद्र सरकार भी करके आई, और उसमें से कई वादे ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए, जैसे 2 करोड़ रोजगार का, तो उस पर आप किस मुंह से बोलेंगे? रघुवर दास जी कैंप किए हुए हैं दुमका में। कल हमारे पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि सर, आपने देवघर से जामा तक का पैदल यात्रा की थी, वो सड़क आपके समय भी खराब थी, तो आपने क्यों नहीं बनवाया जब आप मुख्यमंत्री थे? तो रघुवर दास जी इधर उधर बगले झांकने लगे। तो कई सवाल तो आप लोगों से भी पूछे जाएंगे कि भाई सरकार में तो आप भी थे, इनको तो चलिए 9 महीना हुआ, कोरोना काल आ गया, लेकिन केंद्र को लेकर के बहुत सारे सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे, तो आप किस आधार पर उनका जवाब दीजिएगा? अब आपके जवाब को उम्मीद करता हूं प्रतुल जी। देखिए जी, और मैं भी चाहूंगा कि बिना टोका टीका टिप्पणी के कोई इस पे आप भी कृपा करके सुने। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। प्रतुल सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, प्रतुल जी को बोलने दीजिए। बीमारी प्रतुल जी, चलिए, कोई नहीं बोलेगा, आलोक जी नहीं बोलेंगे, रिक्वेस्ट है मेरा। चलिए प्रतुल जी बोले। ये आलोक जी तो कांग्रेस स्कूल ऑफ एक्टिंग के प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए वो एक्टिंग करने की उनकी आदत होती है, गुस्सा दिखाना, दुखी दिखाना, ये सारा कांग्रेस स्कूल ऑफ एक्टिंग में सिखाया जाता है। अभिषेक जी, आपकी बातों का मैं बिंदुवार जवाब देता हूं। हाथरस की घटना पे यूपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके बिंदुवार जवाब दिया था कि सीबीआई की इंक्वायरी की ऑर्डर की हम लोगों ने, और जो प्राथमिकी दर्ज हुई उसके हिसाब से अनुसंधान हुआ, जो
अफसरों की वहां ना, पे हुजूर, नाकाबिली दिखी, उनके ऊपर आप बोलने दे अभिषेक जी लोगों ने 10-10 मिनट बोला, आपने आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, वापस आऊं झारखंड। अच्छा सुन लीजिए ना आलोक जी, सुन लीजिए इनकी बात सुन लीजिए। देखिए आलोक जी आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, इनसे वादा किया मैंने, इनको पूरा टाइम हमें देना होगा। चलिए आलोक जी का भी ऑडियो डाउन रखिएगा, मनोज जी तो खैर डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। एक बार प्लीज बोलिए। प्रतुल जी आपकी बात मैं सुनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि क्या जवाब आप दे रहे हैं कि रातों रात शव क्यों जलाए गए हाथरस में, इसका जवाब आप देंगे। चलिए देखिए, रातों रात शव दिखाने के लिए वो जलाने का जो जवाब सरकार ने दिया कि वहां ऐसा माहौल तैयार हो गया था कि वहां बहुत बड़े तरीके से जातीय उन्माद की आशंका थी। अब झारखंड क्यों लौटते हैं? आलोक दुबे जी को अगर मैं सही सुन रहा था, अगर ऑडियो में डिस्टर्बेंस नहीं था ना, अब आप सुने ना, अब आप सुनिए ना अभिषेक जी, अब मुझे बिंदुवार जवाब देने देना, उसके बाद आप एक एक बात को काटेंगे। ठीक है, आप देखिए फिर से वो बोल रहे हैं और आप उन्हें रोक नहीं रहे। डन बोलिए आप। ठीक है अब आप जवाब देने देंगे मुझे? बिल्कुल दीजिए। देखिए अभिषेक जी, अब झारखंड क्यों लौटते हैं, अगर मैं सही सुन रहा था, अगर देखिए वो इसी तरीके से बोलेंगे, आप उनका ऑडियो डाउन कीजिए साहब। आप मैंने किसी को नहीं टोका, प्लीज ऑडियो डाउन कर दीजिए। ये लोग टोक रहे हैं, ये कौन सी बात है? आलोक जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। चलिए प्रतुल जी बोलिए। हाँ, आलोक जी का ऑडियो डाउन कीजिए तभी बोलेंगे, क्योंकि बोलिए। ये एक्चुअली शायद रामेश्वर उरांव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और आलोक दुबे जी को साबित करना होता है। देखिए सबसे पहले क्या ना अभिषेक जी, मैं आपको बताता हूं, इन्होंने अगर मैंने सही सुना तो इन्होंने बताया था कि 2019 में 7000 रेप केसेस हुए हैं झारखंड में, 2019 का। ये फर्जी आंकड़ा है, ये झूठा आंकड़ा है। मैं आलोक दुबे को, कांग्रेस पार्टी को लाइव डिबेट में चैलेंज करता हूं कि अगर वो सिद्ध कर दे कि 7000 रेप केसेस हुए थे झारखंड में पिछले वर्ष, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। 2019 में उन्होंने 7000 रेप केसेस का आपके आंकड़ा दिया है, मैंने तो उन्हें लाइव टीवी पे चैलेंज किया। अगर उनमें हिम्मत है तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आपके पूर्व मंत्री और मैं झूठ बोल रहे हैं आप, और आपने जिनका ऑडियो डाउन किया था साहब। देखिए मेरे समय अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है अभिषेक जी, तो ये गलत है। मेरे समय इंटरफेयर नहीं करने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बिंदुवार जवाब देने दीजिए। बोलिए। देखिए अरे उनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऐसे वो नहीं मानेंगे। देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इनके शासनकाल में एवरेज 5 रेप केसेस हुए, और जब हाईकोर्ट ने कहा कि साहब आपने दलित युवती के साथ अन्याय किया और जिस तरीके का आपने पूरा माहौल बना दिया था, और इतनी कड़ी शिकायत की सरकार की, उसके बाद कोई दूसरी सरकार होती तो शायद इस्तीफा दे देती। मैं आपको बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। देखिए अब हमारे सोरेन परिवार एक इस प्रदेश का एक प्रमुख परिवार है, उस परिवार की जो सबसे प्रमुख सदस्यों में एक है गुरुजी के बाद, और जिनके पति का आंदोलन में बहुत लंबा योगदान था, माननीय विधायक श्रीमती सीता सोरेन जी, उन्होंने 10 अक्टूबर को ट्वीट करके कहा कि दुमका में 400 अवैध माइंस और 300 अवैध क्रशर चल रहा है, और उन्होंने डीसी, डीआईजी, डीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल अफसर को सीधे तौर पर दोषी ठहराया। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप जब पिछले बार आए थे तो आपने कहा था कि आप इसे रोकेंगे, जब मैंने आपका ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन आपने नहीं रोका। तो जब सोरेन परिवार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सदस्य अपने सरकार पर प्रश्न उठा रही हो और ये कह रही, और इतना बड़ा रैकेट, 400-300 अवैध क्रशर और 300-400 अवैध माइंस, बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। प्रतुल जी, बिना सरकार के संरक्षण के ये चल नहीं सकता साहब। तो किस तरीके का नंगा खेल हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रतुल जी, और ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर आप नाराज ना हो तो मैं कुछ बोलूं प्लीज। हाँ, ऐसा है कि एक परिवार का आप उदाहरण दे रहे हैं, तो एक परिवार का मैं भी उदाहरण देता हूं। ठीक है, बीजेपी एक परिवार है, हाँ या ना आप सहमत हैं? सहमत हैं? बीजेपी एक परिवार है। उसी परिवार के एक शख्स ने जमशेदपुर में रघुवर दास जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कैबिनेट में रहते हुए उसी परिवार के एक शख्स ने, वरिष्ठ शख्स, वो आपके सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहते थे, मैनहर्ट से लेकर के अलग अलग घोटालों को लेकर के, कि खुफिया जांच उनकी फोन टैपिंग हो रही है। राय जी ने इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था अभिषेक जी,
अभिषेक तो आपके जी, परिवार के उन्होंने सदस्य इस्तीफा थे देकर ना, चुनाव लड़ा था। आपके परिवार तो के इसको सदस्य आप थे नहीं ना, वो कह तो जब सकते। कैबिनेट में थे उस बिल्कुल, समय भी वो हमारे कई परिवार सवाल के उठाते सदस्य। थे, तब देखिए, आपने इस सवाल बात नहीं से उठाया, कोई इनकार नहीं हो सकता, तब आपने सवाल इस नहीं बात उठाया, वो से आपके कोई इनकार परिवार नहीं के हो सकता। सदस्य थे, जब वो कैबिनेट में हुजूर, जब वो कैबिनेट में थे तब भी उन्होंने सवाल उठाए थे। आप पारिवारिक विवाद की तरफ मत जाइए ना, आप बेरमो और दुमका पर बात हो रही है, बेरमो और दुमका पर बात कीजिए। तो खाली वॉइस रेस करने से नहीं होगा, वॉइस रेस नहीं हो रहा है सर, आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आप अगर परिवार की बात कर रहे हैं। सीता सोरेन ने आरोप लगाया कि आरोप तो सरयू राय ने भी लगाए थे, आरोप तो सरयू राय ने भी लगाए थे, आरोप तो सरयू राय ने भी लगाए थे। मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये कौन सा लॉजिक है? हमारा आरोप था तो ये उस समय हमें ले जाते थे जनता की अदालत में। तो आज तो हम भी इनसे प्रश्न मांग रहे हैं कि उस परिवार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जिनके पति का झारखंड आंदोलन में बड़ा योगदान था, वो आज इस सरकार से प्रश्न कर रही है, सरकार खामोश क्यों है? वो तो सीधे सरकार पर आरोप है कि वो रैकेट चल रहा है, और इतना बड़ा रैकेट आपको क्या लगता है बिना रांची के संरक्षण के चल सकता है? मनोज जी, प्रतुल जी, कौन सी कार्रवाई? उन्होंने तो अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, आवाज नहीं आ रही है, कृपया आप बता दें क्या सवाल कर रहे हैं। प्रतुल जी का सवाल है, इनका सवाल है कि जो सीता सोरेन जी जो सवाल उठा रही है सरकार को लेकर के, उसको लेकर के सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वो हमारी पार्टी की बात है, इसमें इनका पेट दर्द क्यों हो रहा है? आपने तो सही अभी इनको उदाहरण दिया कि सरजू राय जी जब कैबिनेट मिनिस्टर थे कई एक सवाल उठाया करते थे, उस समय अच्छा, इनको सुनाई नहीं दे रहा था, तो ये सरजू राय वाली बात कैसे सुनाई दी? का मामला है और हमारी पार्टी का मामला हम समझेंगे। जा रही है प्रतुल जी, मेरी आवाज उन तक जा रही है, आप डिबेट पर फोकस कीजिए, आप इस पर फोकस मत कीजिए, वो टेक्निकल इशू है। शानदार, वो टेक्निकल इशू है, मेरी आवाज इन तक जा रही है। ऐसा है। हाँ बोले मनोज जी, लेकिन ऐसे झूठ बोलेंगे देखिए पे आपको अभिषेक जी, देखिए ऐसा है, ये लोग मैंने तो बताया कि अनर्गल बात करेंगे, टू दी पॉइंट कोई बात नहीं करेंगे। दुमका और बेरमो पर डिबेट है। आप सीता सोरेन जी माननीय विधायिका है हुजूर, सार्वजनिक मंच पे उन्होंने आवाज उठाया, वो मैं तो आपसे सवाल पूछता हूं तो आप उसका सरजू राय भी सार्वजनिक मंच पे उठाते थे, कौन सा सरजू राय भी उठाते थे, मुझे ये बात बता दीजिए। सरजू राय भी उठाते थे, झारखंड आंदोलनकारी रहे थे साहब, उनकी पत्नी है वो। अरे सरयू राय भी इमरजेंसी में आंदोलनकारी रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बता दे रहा हूँ सरयू राय भी इमरजेंसी के आंदोलनकारी रहे हैं। मैं भी तो कह रहा हूँ कि सीता सोरेन जी आंदोलनकारी थे, उनके पति, और ये आंदोलनकारी सबके लिए नहीं लग सकता इस सरकार में। मैं भी तो यही दुर्गा सोरेन जी आंदोलन थे, आंदोलनकारी झामू में नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है आपको, आंदोलनकारी झामू में नहीं है, भाजपा में आंदोलनकारी नहीं है, ये मत बताइए कौन आंदोलनकारी है, आखिर किस आधार पर? अच्छा ठीक है, विधायक आरोप लगाते हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करती है, आप इसमें इशू कहां बना रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, अभी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रतुल जी, मैंने वादा किया आपसे, आपको और मौके दूंगा बोलने का, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण जगह पर चर्चा हम ब्रेक के पहले छोड़ के गए थे, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रतुल जी से मैंने वादा किया था, प्रतुल जी कुछ और पॉइंट्स हैं, आप बोलना चाहते हैं कुछ और, बोलिए। नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जब इस सरकार की एक महत्वपूर्ण विधायक, बहुत सीनियर विधायक, मैं बार बार कह रहा हूं, जिनके पति का आंदोलनकारी बैकग्राउंड था, जब उन्होंने साफ कहा कि साहब इतना बड़ा इलीगल रैकेट चल रहा है दुमका में, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैंने पिछले दौरे में भी इस पे चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था ये रुकेगा, लेकिन ये अभी तक नहीं रुका। तो आपको लगता है क्या ये डिप्टी कमिश्नर और डीआईजी के लेवल से ये मैनेज हो सकता है? 700 क्रशर और माइंस का अवैध रैकेट साहब इसके साथ रांची से जुड़े हुए हैं। और सीता सोरेन जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अवगत थे उनसे। अगर आप ट्वीट को देखें तो ट्वीट पे उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया है कि मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था
उन्होंने बात बंद करने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये मैं उनके ट्वीट को पढ़ के आपको सुना रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं क्या अराजकता वाली स्थिति है, जब पूरे प्रदेश में इतना बड़ा रैकेट एक जिले में चल रहा हो, दुमका में, और जब वो लगातार ट्वीट करती थी कि इसी तरीके से अवैध क्रशर्स, अवैध खनन, ये लगातार हो रहा है। और मॉब लिंचिंग की जो घटना मैंने आपको बताया, एक दिन में 5 आदिवासियों की मॉब लिंचिंग हुई थी बेड़ और गुमला में, उस पर सरकार पूरे तरीके से खामोश रही साहब, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छे से कोरोना काल में कोरोना से लड़ने का कार्य किया। मैं आपको बताऊं कि हमारी सेंट्रल टीम ने इंटरवेन किया था। पिछली बार आलोक जी ने पता नहीं कहां से कहा था कि सेंट्रल टीम ने सर्टिफिकेट दिया था, सरकार अच्छी बात कर, सरकार अच्छा काम कर रही है। मैंने जब उनसे कहा था तो वो कोई प्रूफ नहीं दिखा पाए थे। तो जब सेंट्रल टीम ने इंटरवेन किया, उसके बाद जाके झारखंड में कोरोना की स्थिति अब कुछ संभली है। नहीं तो पूरे देश में जब 20 डबलिंग रेट हुआ करता था, तो जब 40 हुआ करता था, तो झारखंड में सिर्फ 20 दिन में ये फिगर्स डबल हो रहे थे। तो कोरोना की भयावह स्थिति थी, और जिस तरीके से सरकार लॉकडाउन का अनुपालन कराने में पूरे तरीके से असफल रही थी, सिर्फ एक मोहल्ले हिंदपीढ़ी में जहां एक ट्राइबल सीआरपीएफ के अफसर का सर फोड़ दिया गया, आज भी उनके जो विरोध, जिनके विरोध प्राथमिकी दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। डीएसपी ने कहा था साहब कि आज मुझे सिर्फ पिटाई नहीं हुई, आज मेरे दिल को चोट लगी जब वह मॉब ने पीटा था। कांग्रेस के एक नेता ने लॉकडाउन का उल्लंघन करके सैकड़ों लोगों की सभा को संबोधित किया। एक वार्ड पार्षद ने वहां पे सैकड़ों लोगों की सभा को संबोधित किया, लेकिन सरकार ने सिर्फ तुष्टीकरण के लिए एक मोहल्ला जिनसे नहीं संभलता है। फिर ये कैसे कहते हैं कि कोरोना में हमने पूरे प्रदेश में बेहतर इंतजाम किए थे। हाल में खबरें आ रही थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट मची हुई थी। हमने जब 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया सरकार को, तब सरकार ने रेड किया। एक फाइनल पॉइंट अभिषेक जी, अभी एक फाइनल पॉइंट, बस एक लाइन। अभी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, ये हेल्थ मिनिस्टर साहब ने एक विज्ञप्ति जारी की थी कि अब मैंने प्राइवेट जो लैब्स हैं उनका रेट घटाकर 1500 रुपए से 1100 रुपए कर दिया, और सिर्फ 2 घंटे के अंदर में वो विज्ञप्ति चेंज हो गई और आया कि नहीं, वो 1100 जो है वो भूलवश था, अभी रेट 1500 ही रहेगा कोरोना जांच का। तो आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट लैबोरेटरीज के दबाव में हेल्थ मिनिस्टर को अपनी घोषणा से हटना पड़ा। और कोरोना में जो हॉस्पिटलों की लूट थी, उस पर भाजपा ने हमेशा आवाज बुलंद की। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, तब जाकर सरकार ने, अखबारों में छपी थी, चैनलों में खबर चली थी, तब जाकर सरकार दबाव में आई और उसने रेट कम किया। तो कहां आपने कोरोना से अच्छा लड़ने का काम किया साहब? कौन से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? एक मोहल्ला तो चलिए मनोज जी आपका जवाब। मनोज जी प्रदेश में नहीं ला सकते। मनोज पांडे साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, सुनाई पड़ रही है। आपके जवाब की उम्मीद कर रहे हैं, कोरोना से लेकर के और पारिवारिक विवाद तक हर तरफ से निशाना है जेएमएम का जवाब। देखिए, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। पूरे तरह से जब राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय मीडिया में जिस समय ये चलने लगा कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सबसे बेहतर काम करने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोरोना काल में, हम लोगों ने वो करके दिखाया जो किसी मुख्यमंत्री ने सोचा नहीं होगा। हमने थाना में खाना खिलाया। थाना में जाने से डरते थे पूर्ववर्ती सरकार में लोग, और थाना में लाइन लग के गरीब गुरबों को खाना खिलाया गया पुलिस कर्मियों के द्वारा। बहुत बड़ी बात थी। सखी मंडलों के द्वारा, दीदी बहनों के द्वारा जो हर पंचायत में खाने की व्यवस्था की गई, कहीं से एक शिकायत नहीं आया, कहीं भी इस संकट की घड़ी में भूख से मौत नहीं हुई। इनके समय तो संतोषी भात भात करते मर गई। तो ये इस तरह के चरित्र वाले लोग हैं। खनन की बात करते हैं, घोटाले की बात करते हैं। सिर्फ खनन घोटाला हाईकोर्ट में चल रहा है, मामले चल रहे हैं, लंबित हैं, कई एक लोग जेल जाएंगे, इनके मुख्यमंत्री तक जेल जाएंगे। खनन घोटाला के हाईकोर्ट में चल रहा है, उसमें जेल जाएंगे, मौतें थी, और उसी डर से इस तरह की बात करते हैं। ऐसे साफ ना बोले। इनके समय में, इनके कार्यकाल में, या मुख्यमंत्री के बेटे की बात हो या मुख्य सचिव के बेटे की बात हो, ये दोनों का एक परिवार था, और इन लोगों ने मिलकर झारखंड को लूटने का काम किया, और इसकी भी जांच होगी। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतर्राष्ट्रीय सड़क पर एक सितारे की तरह चमक रहे हैं।
हैं, उनके कार्यकाल की सराहना सभी लोग करते हैं। ये विरोधी होते हुए भी आपके चैनल से निकलेंगे तो ये भी तारीफ करेंगे। इम्तियाज अंसारी ने इसलिए इनके बोलने का अधिकार नहीं आलोक जी। जनता जानती है कि किसने झारखंड का बेटा कौन है। बीच में बोलेंगे ये आलोक जी, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और किसने सरकार बेहतर चलाने का काम किया जी। संकट की इस घड़ी में, आलोक जी संकट की इस घड़ी में बेहतर शासन व्यवस्था हो सकती थी, हेमंत जी ने दिया। जी जी आलोक प्रतुल जी को अगर और बोलना है तो वो आधा घंटा बोले, लेकिन मुझे 5 मिनट का ही मौका दीजिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बीच में जो है वो डिस्टर्ब नहीं करें। देखिए, डिबेट के बहस को अस्तर हम गिराना नहीं चाहते। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां थोड़े बहुत विवाद कहा सुनी नहीं होते, हर जगह होते। मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहूंगा। किस तरह आदरणीय रघुवर दास जी के बेटे ललित दास जी की पत्नी ने जो है मारपीट का आरोप लगाया। हम ये भी चर्चा नहीं करेंगे कि समरी लाल जी की बेटी और पत्नी ने कैसे विधायक के आरोप लगाया। अभिषेक जी, ये जिस तरीके की बयानबाजी चाहेंगे कि यशवंत सिन्हा जी ने किस तरह के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे। चलिए व्यक्तिगत भाजपा के प्रधानमंत्री के नहीं चलिए व्यक्तिगत आरोप नहीं व्यक्तिगत। चलिए मुद्दे पर बात होगी। हाँ प्रतुल जी, मुद्दे पर बात होगी। प्रतुल जी, मुद्दे पर बात होगी। सहमत हूँ आपसे। ना बिल्कुल मैंने रोक दिया उन्हें। प्रतुल जी रोक दिया, मैंने उन्हें रोक दिया। बोले आलोक जी, मुद्दे पर बात होगी। अब रह गई इनकी चुनौती। तो चुनौती तो इस देश में सबकी आवाजें दब रही हैं। 32,033 मुकदमे 2019 में दर्ज किए गए रेप के भारत सरकार में। 11% SC महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और उसमें 8% भाजपा का नेता इन्वॉल्व रहा। 21 भाजपा के नेताओं पर FIR दर्ज है। आज के दिन में ये आंकड़े का चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ बीजेपी का। लेकिन स्वीकार करता हूँ लाइव टीवी पर। आपकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। ऑडियो बंद करिएगा, संविधान का ऑडियो बंद करिएगा, लोकतंत्र का ऑडियो बंद करिएगा, विपक्ष का ऑडियो बंद करिएगा, न्यायालय का ऑडियो बंद करिएगा, राहुल जी का ऑडियो बंद करिएगा, प्रियंका जी पर लाठी चलाइएगा। कितने ऑडियो बंद कर लीजिएगा? ये ऑडियो कहाँ बंद करिएगा? कब तक बंद करिएगा? बेरमो की जनता और दुमका की जनता हिसाब बराबर करने के लिए बैठी हुई है। आपकी आवाज को बिहार का उदाहरण देखिए। झारखंड कौन है मंजू वर्मा का आरोप मैं लगा रहा हूँ। 7,000 रेप केसेस मैंने उनको चैलेंज किया था कि 1 वर्ष में अगर 7,000 रेप केसेस हुए हैं 2019 में, तो मैं संन्यास ले लूंगा। नहीं तो ये संन्यास ले। ये झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे चैनल में। जनता ही संन्यास भेजने वाली है। 8 महीने में 1,033 रेप हुए था। झारखंड के इतिहास का रिकॉर्ड है। आपने रेप प्रदेश बना दिया है। सब साध्वी के साथ आश्रम में बलात्कार होता है और 6 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है 4 किलोमीटर के डिस्टेंस सरकार और नाकेबंदी के बाद नाकेबंदी करने के जरिए। प्रतुल जी, रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, उन पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएंगे, मैंने बोल दिया व्यक्तिगत बातें नहीं होंगी, मुद्दे पर बात होगी। व्यक्तिगत तो मैंने उदाहरण दिया। हाँ चलिए, छोड़िए आरोप लगा देते उसके बाद बोले सबको क्या आप उसे इनसे वापस लिवाए। ये ऐसे किसी बड़े नेता के परिवार के बारे में अलग अलग आरोप लगाते हैं। ये इनकी संस्कृति साहब, इनकी राजनीतिक परंपरा है। ये कौन FIR है? ये झूठ बोल रहे हैं, कोई FIR नहीं है। आपने अभी रघुवर दास जी के परिजनों के बारे में अनमोल आरोप लगाया। आप FIR की कॉपी दिखाइए। अच्छा, हुजूर, आप FIR की कॉपी दिखाइए। अच्छा, मुद्दा तो अभी तो चुनाव मुद्दा है ना। अभी तो देखिए, आपको झूठ बोलने की आलोक जी का ऑडियो डाउन कीजिए, PCR प्रतुल जी का ऑडियो डाउन कीजिए। मनोज जी ऑडियो डाउन कीजिए। PCR प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए। एक बार मैं मनोज जी से जवाब लूंगा प्लीज। आप लोग दोनों उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मनोज जी, बहुत कम आपकी एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, चूंकि आपको जाना है, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। ओवरऑल आपकी बात सुनना चाहती है जनता। मनोज जी, देखिए, डिबेट दुमका और
डिबेट दुमका और बेरमो पर है। मैं चाहूंगा कि दुमका और बेरमो में जो परिस्थितियां हैं उस पर 2-4 लाइन चर्चा हो जाए। मैं आपको स्पष्ट आश्वस्त और मैं पूरे चुनौती के साथ बताता हूं कि दुमका और बेरमो हमारी जमीन रही है। कभी इतिहास नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ या जनसंघ काल से दुमका में एक बार गलती में इसलिए बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं चूक रह गई थी, थोड़े बहुत मतों के अंतर से जीत गई थी लुईस मरांडी। कभी इतिहास नहीं रहा, उनकी जमीन नहीं रही। वहां के लोग जानते हैं कि इस देश का, इस राज्य का, इस माटी का भला कौन कर सकता है। उस माटी के बेटे हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया है। और आज जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जागरूक है जनता। जनता जानती है कि 4 साल 4.25 साल और है, प्रचंड जनादेश की सरकार है और इस सरकार में जो विकास के काम होंगे उसको कहीं से भी बाधित करने का कोई भी जनता कभी नहीं करेगी। इसी बूते पर मैं बताता हूं कि हम लोग दुगने मार्जिन से जीतेंगे। हम पिछली बार 13,000 से जीते थे, इस बार 26,000 से जीतेंगे। क्योंकि जो एक विजन, जो एक खाका खींच रखा है विकास का हेमंत सोरेन जी ने, वो सभी लोग जानते हैं। झारखंड का बच्चा जानता है। कोरोना संक्रमण का काल खत्म होते ही विकास की रफ्तार बढ़ेगी, विकास की बयार बढ़ेगी। और वहीं बेरमो हमारी जमीन है। बेरमो में भी इनका इतिहास रहा है, 1 या 2 बार ये जीत पाए होंगे। इनका कहीं कोई जमीन नहीं है, ये हवा में रहने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अब पहले तो ये बात करते हैं कुछ महिला उत्पीड़न की। जब इनके नेताओं का नाम आता है सोशल मीडिया में ट्रोल होता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी माने बलात्कारी जनों की पार्टी हो गई। सेंगर और चिन्मयानंद ऐसे उदाहरण है इनकी पार्टी में। तो ये महिला उत्पीड़न पर बात करते हैं, ये झूठ बोलने में उतने ही माहिर हैं, आंकड़ों का उलटफेर उतना ही करेंगे। लेकिन धरातल, चलिए आलोक, चलिए मनोज जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे। चलिए मनोज जी शुक्रिया। अब प्रतुल जी आपके पास आ रहा हूं, 5 मिनट आपको दिए। आलोक जी प्लीज आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पूरी बात उनकी हम सुनेंगे, पूरी बात। चलिए उसके बाद प्रतुल जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आलोक जी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलिए प्रतुल जी का ऑडियो दीजिए। जब किसान विरोध करते हैं, जब पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर उतरे तो किसान इस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी है। ये इनका लंबा इतिहास रहा है साहब घूस खाने का। घूस खाने वाले लोग हम पर प्रश्न कर रहे हैं और जैसे असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। नरसिम्हा राव कांड में इनके सारे नेता जेल में थे और ये हमसे प्रश्न कर रहे हैं। और ये दुमका की जो बात बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 में दुमका में 3रे नंबर पे थे। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। 19,000 वोटों पे जेएमएम सिमट गई थी और उसके बाद 2014 में तो वो लुईस मरांडी से चुनाव हार गए। तो 4 चुनावों में 2 चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां हारी हो और जिनके नाम पर आज वो प्रदेश में राजनीति कर रही है उनसे ही हारी हो। बेरमो में 4 चुनाव में वो 2 चुनाव हार चुके हैं। तो कौन सा दल की बात कर रहे हैं? और इस चुनाव में तो हमारे साथ आजसू भी है एनडीए का फोल्डर। देखिए साहब, इन्होंने झारखंड आंदोलन को इतनी बार बेचा है कि अगर नहीं बेचा होता तो 92 में नरसिम्हा राव ने कहा था अलग राज्य ले लो, लेकिन इन्होंने 3 करोड़ जनता का 1-1 रुपए में सौदा कर दिया। 3 करोड़ रुपए में झारखंड की अस्मिता को बेच दिया। और आज जब माननीय श्रीमती सीता सोरेन ने प्रश्न उठाया तो ये कहते हैं परिवार का मामला। मैं नहीं कहता हूं ये परिवार का मामला है। सीता सोरेन ने जो भी मामला उठाया है वो पब्लिक डोमेन का मामला है, वो राजकीय हित से जुड़ा मामला है, वो अवैध माइनिंग का मामला है, वो अवैध क्रशर का मामला है। और उनका तो सीधे मुख्यमंत्री का आरोप है। आपकी बात पूरी सुनी, को ब्रीफ किया। चलिए मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपकी बात पूरी सुनी, प्रतुल जी आपकी बात पूरी सुनी। अब आलोक दुबे जी के पास चलते हैं। प्रतुल जी का ऑडियो डाउन कर दीजिएगा, मनोज जी का ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। आलोक जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि मनोज जी ने कहा कि हम एक अच्छा डिबेट करें, लोग हमको सुनते हैं, लोग हमको देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अच्छी बातें करेंगे। बेरमो हो या दुमका हो, चुनाव हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन आप देखें कि आपने वहां काम क्या किया है। कभी कभी होता है 2014 का चुनाव एक माहौल था पूरे देश में, लोग बहक गए, लोगों को गुमराह किया गया, अच्छे अच्छे नेता हार गए, हमारे भी नेता हारे। लेकिन काम देखिए, राजेंद्र बाबू का 50 वर्षों का वहां काम बोलता है। 2 इंटर कॉलेज, 3 डिग्री कॉलेज, 17 अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज,
116 करोड़ रुपए का हीरक रोड, कई ट्रांसफार्मर, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ वहां पर उपलब्ध कराया गया। आपको नेता इतना बड़ा बड़ा दे दिया गया। अर्जुन मुंडा जी केंद्र में मंत्री, दीपक प्रकाश जी राज्यसभा सांसद, बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया, रघुवर दास जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चारों मिलकर चुनाव हार जाइएगा बेरमो और दुमका, तब क्या करिएगा? तब कहां मुंह लेकर घूमिएगा काला लेकर के? हारिएगा ही। जब हार जाइएगा प्रतुल जी, चुनौती स्वीकार करिए, तब मुंह में कालिक पोत के घूमिएगा झारखंड की जनता की सड़कों के बीच में। आपने सवाल किया है स्वास्थ्य को लेकर के, सिद्धू कान्हू के वंशज को पता चला, मुख्यमंत्री को, बन्ना गुप्ता को, रामेश्वर राव को दिल्ली में इलाज हो रहा है। आपके यहां डेंगू और मलेरिया के लार्वा पाए जाते थे रिम्स के पोटिकों में। आज स्वास्थ्य के जो निजी संचालक हैं, मालूम है वो लंबी लड़ाई है, ठीक करना है, भाजपा के सदस्य हैं। कई ऐसे अस्पताल के संचालक हैं जो भाजपा के संचालक हैं। ऐसे लोगों की पीड़ा है कि गरीब आदमी नहीं जा सकते हैं निजी अस्पतालों में। 70 वर्षों में अमित शाह जी बहुत बीमार है, नहीं जाते हैं गंगाराम में, बार बार जाते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं वो ठीक हो, लेकिन जो गलत करेगा उसको तो ऊपर वाला दंड देते, तो बार बार वहां जाते हैं 70 सालों के एम्स के अस्पतालों में। और इस कोरोना काल में यही सरकारी अस्पताल ने लोगों की सुरक्षा, उनका ऑडियो टाइम करिए, विलो का टाइम खत्म हो गया, तो वो स्वास्थ्य के मामले में आपको बताया। मनोज जी ने कहा बताओ देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री भाजपा का, एक भाजपा का मुख्यमंत्री बताओ जिसने थाना में गरीबों को खाना खिलाओ, जिसने अपने प्रवासी, इनके लिए वो क्या बोलते हैं, वो राजकीय अतिथि, इनके लिए राजकीय अतिथि अमित शाह होंगे, हमारे लिए राजकीय अतिथि यहाँ का प्रवासी मजदूर है, बिल्कुल, जिसको मैंने लाया है अब देखिए, आप बस से, ट्रेन से, साइकिल से मौका दे दिया, वो है हमारा। बिल्कुल आलोक जी, चलिए प्रतुल जी, इनके तरह जवाब देना चाह रहे हैं, राजनीति प्रतुल जी, देखिए वक्त बहुत कम है, प्रतुल जी जवाब देना चाह रहे हैं। ना 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 ना, उनका ऑडियो डाउन था ना, उनका ऑडियो डाउन था, उनका लोकतंत्र का, न्यायालय का, मीडिया का, जनता का, संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, अपने पास 3 मिनट है, बोलिए प्रतुल जी, बोलिए। अभिषेक जी, उनका ऑडियो डाउन कीजिए। हाँ हो गया, उनका ऑडियो डाउन हो गया। असल में मेरी आवाज, सबको तो मेरे माइक से उनकी आवाज आ जा रही है। ये जनता, बिहार की भी जनता ऑडियो डाउन करने वाली है। मेरा भी माइक डाउन रखिएगा और आलोक जी का भी माइक डाउन रखिएगा। प्रतुल जी बोलेंगे, चलिए। मंजू वर्मा है बगल में, हाँ मनोज जी को जाना है। मनोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी इस डिबेट में शामिल हुए। मनोज जी को प्लीज वहां से फ्री कर दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। चलिए प्रतुल जी बोलिए। अभिषेक जी, अपने वादों से पलटने वाली, 1 वर्ष में 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने वाली, किसानों का लोन माफ करने का झूठा वादा करने वाली, बेरोजगारी भत्ता देने वाली, झूठा वादा करने वाली बेरोजगारी भत्ते का, इसी तरीके से नक्सलवाद को वापस लाने वाली इस पलटू सरकार को इस उपचुनाव में, इन दोनों उपचुनावों में इस सरकार के मुंह पर जनता कालिक पोतेगी और इनके पास भागने के लिए जगह नहीं बचेगी। आप यकीन मानिए, ये भाग नहीं पाएंगे कहीं। और इस सरकार के दी एंड का काउंटडाउन इसी दोनों चुनाव से शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने जनता को बरगला कर वोट लिया, अब जनता इन्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके इनके मुंहों पे कालिक पोतेगी। जिस दिन ईवीएम का बटन दबेगा ना साहब, ये चेहरा दिखाने लायक नहीं होंगे। गरज लीजिए जितने दिन गरजना है, 10 नवंबर को जब परिणाम आएगा ना, तो यही कहीं नहीं दिखेंगे। कालिक पोते की जनता इनके मुंह पे। रात में उसको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। 1033 रेप केसेस हुए इस प्रदेश में। और ये बात करते हैं, आप सोच सकते हैं, और रेप प्रदेश बना दिया है। और 7,000 का जो झूठा आंकड़ा दिया है, मैंने तो इन्हें चैलेंज किया, लेकिन ये दुम दबाकर भाग गए। ये दूसरे कांग्रेस की संस्कृति होती है, शूट एंड स्कूट, यानी झूठ बोलो और भाग जाओ। ये आंकड़ों में कहीं नहीं टिकते। ये इन्होंने दुनिया भर की बात की, लेकिन झारखंड की बात नहीं की साहब। भुक्खल घासी भूख भूख करके मर गया। 15 लाख रुपया भूख कह रहा था भुक्खल घासी। महेंद्र सिंह बिना खाना खाए मर गया। 15 लाख रुपया चित्कारी उनको नहीं सुनाई देती।
लेकिन करोड़ इलीगल लोगों को माइंस, रोजगार मिलने वाला था। 700 इलीगल माइंस और क्रशर दुमका में अभी आइए सरकारी बेरमो में illegal mines संरक्षण कौन में किया चल है? रहा है, जहाँ ये चुनाव हो रहा है, पर वो भी आपको चुनौती तोड़ जवाब देगी। पूरा खदान मैंने ही कहा बेच ना, दिया। ये चेहरा दिखाने लायक नहीं और है। आप जी। चुनौती दे रहे हैं तो आलोक जी भी आपको चुनौती दे रहे हैं कि चुनाव अगर हार जाएंगे तो उसके बाद की क्या शर्त रहती है। आलोक जी बाकायदा ओपन चुनौती दे रहे हैं इस लाइव डिबेट उसके में। बाद क्या करिएगा? नहीं, पहले तो आंकड़ों की बात करें ना। 7,000 रेप केसेस 2019 में उन्होंने कहा था, और मैं फिर कह रहा हूँ झूठ बोलते हैं ये गलत आंकड़े बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या आलोक जी अपने मुंह पे काली पोतेंगे अगर ये आंकड़े फर्जी निकले तो? ये नहीं करेंगे। सौदागर ये पता है ना, टेलीविजन चैनल में रामेश्वर उरांव जी को खुश करने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए ये फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी फर्जीगिरी को मैंने पकड़ा, ये उस टॉपिक पे आए नहीं रहे। ये दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं साहब, आप इनको देखेंगे नहीं। और इनके इस नकारा पलटू सरकार का अंत इसी चुनाव से शुरू होगा। पलटू सरकार तो जनता पलट देगी। वादों से पलटने वाली पलटू सरकार का हश्र देखिएगा। जी चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि भाई तैयार है पलटने के लिए इस पलटू सरकार को। ये 4 लिख के रखिएगा, जब हार जाइएगा तब क्या करिएगा? पलटू सरकार का इंतजार कीजिए, अपना देखिए, जनता पलटने के मूड में है। और ये लड़ाई वंशवाद के खिलाफ में है साहब। एक ही परिवार का सदस्य दुमका से लड़ रहा है, एक ही परिवार का सदस्य बेरमो से लड़ रहा है। हमारे दोनों सीटों पे हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ वंशवाद की राजनीति नहीं होती, लेकिन ये वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं बेरमो में भी। ये वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी। अभी स्थिति यह है कि न मैं आलोक जी को सुन पा रहा हूं, ना मैं प्रतुल जी को सुन पा रहा हूं। दोनों एक दूसरे को बस आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि एक हेल्दी डिबेट हो, लेकिन वो हेल्दी डिबेट चलिए कोई बात नहीं है, कोई नहीं, हम खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतुल जी। तो अब देखना यह है कि बेरमो में ऊंट किस करवट बैठता है, दुमका में ऊंट किस करवट बैठता है। सियासी मुद्दे तो हैं ही, आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे, लेकिन हमारा वादा भी है, हमारा दावा भी है कि बेरमो और दुमका की सबसे पहली खबरें आपको हम न्यूज़ 11 भारत पर ही दिखाएंगे। तो न्यूज़ 11 भारत के साथ चुनाव की इस महा कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। सच है तो दिखे।